नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन की हालत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक आज लाइव सपोर्ट पर है और बीजेपी की 24/7 चुनावी मशीनरी का मुकाबला न कर पाने की वजह से आईसीयू में जाने की कगार पर है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन की संगठनात्मक और रणनीतिक कमजोरियों पर सवाल उठाए और इसे बीजेपी की मजबूत कार्यशैली से तुलना करते हुए कहा कि बिहार चुनाव जैसे नतीजे टीम मनोबल को गिरा देते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने की जिम्मेदारी भी इंडिया ब्लॉक पर डाली। अब्दुल्ला का कहना था कि सीट बंटवारे में समन्वय की कमी और सहयोगी दलों की अनदेखी ने हालात बिगाड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम लगातार चुनावी मोड में रहती है और एक चुनाव खत्म होते ही अगली लड़ाई की तैयारी में जुट जाती है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को दिए एक इंटरव्यू में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी की हार के कारणों पर चर्चा की। दिल से विद कपिल सिब्बल यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि 2020 में आरजेडी की 75 सीटें आई थी तो 2025 में एक कम होकर 25 सीटें कैसे हो गई। इस पर तेजस्वी ने कहा कि ये बात कोई भी खासकर बिहार की जनता पचा नहीं पा रही। इस चुनाव में लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। बदलाव सब चाहते थे, ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था। इसका ईवीएम में गड़बड़ी का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन मैं यह महसूस कर सकता हूं कि अदृश्य शक्तियों ने अपना काम किया। अभी यह सामने नहीं आ पा रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जरूर पर्दाफाश होगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी बेईमानी के मोड में था। चुनाव आयुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने जिस तारीख की घोषणा की, योजना के पैसे मिलने के ठीक 3 घंटे बाद आचार संहिता लगाई गई। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में शनिवार को बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखने के बाद टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने इसकी घोषणा 1 साल पहले की थी। उन्होंने कहा कि मैंने 1 साल पहले घोषणा की थी कि मैं एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। इसीलिए आज 6 दिसंबर को दोपहर 1:10 पर लाखों लोग एकत्रित हुए। मुझे उम्मीद थी कि 2 लाख लोग आएंगे। 3 से 4 लाख लोग मौजूद थे। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ पर भरोसा किया, और उन सभी का भी जो रैली में शामिल हुए। इस पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि अगर कोई अपने पैसे से मस्जिद बनाता है तो किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस देश का कानून कहता है कि आप अनुमति लेकर मस्जिद बना सकते हैं। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा करने की बात नहीं होनी चाहिए। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर यूएन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नई दिल्ली में 3 दिसंबर को हुई जॉइंट वर्किंग ग्रुप और डेजिग्नेशन डायलॉग बैठक में दोनों देशों ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स पर ग्लोबल एसेट फ्रीज, ट्रैवल बैन और आर्म्स एम्बार्गो जैसे और सख्त कदम उठाने पर जोर दिया। भारत ने अमेरिका को लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को एफटीओ यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एसटीजीटी यानी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए धन्यवाद दिया। टीआरएफ ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। संयुक्त बयान में कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ी और लगातार संयुक्त कार्रवाई जरूरी है। दोनों पक्षों ने आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े ग्रुप्स को भी और सूचीबद्ध करने की मांग की। बयान में ड्रोन, यूएवी और एआई के आतंकियों द्वारा बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई गई। दोनों देशों ने लाल किले के पास और पहलगाम में हुए हालिया हमलों की निंदा की और कानून लागू करने, साइबर सुरक्षा, फाइनेंसिंग पर रोक और सूचना साझेदारी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के लगातार 5वें दिन भी बड़े ऑपरेशनल संकट से जूझने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे दखल दिया और कंपनी पर तुरंत हालात सुधारने का दबाव डाला। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को इंडिगो में पिछले दिनों हुई 1000 से अधिक फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी दी गई, जिसके बाद पीएमओ ने एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्ट से सीधे बात की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया। सरकार ने आदेश दिया कि सभी प्रभावित यात्रियों को 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरा रिफंड दिया जाए और रीशेड्यूलिंग पर कोई शुल्क न लिया जाए। शनिवार को भी 500 फ्लाइट रद्द हुई, हालांकि स्थिति थोड़ी स्थिर दिखी।
फ्लाइट संकट के बीच कई रूट्स पर हवाई किराया 4 गुना बढ़ गया था, जिसके बाद केंद्र ने घरेलू किराए पर सख्त लिमिट लागू कर दी। सरकार ने इंडिगो को चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। एयरलाइन ने दावा किया कि वह ऑपरेशन सामान्य करने और 1500 से अधिक फ्लाइट बहाल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने देश भर में हवाई किराए पर अब तक का सबसे सख्त कदम उठाते हुए सभी एयरलाइंस को तय किराया सीमा का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। यह आदेश इंडिगो में चल रही भारी फ्लाइट कैंसिलेशन और इसके बाद बढ़े हुए एयरफेयर के चलते यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए जारी किया गया। नए नियमों के अनुसार घरेलू इकोनॉमी क्लास किराया दूरी के हिसाब से 7,500 रुपए से 18,000 रुपए की सीमा में रहेगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि तय सीमा से ज्यादा किराया वसूलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 500 किलोमीटर की दूरी के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपए, 500 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अधिकतम किराया 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी अधिकतम किराया 15,000 रुपए, 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए अधिकतम किराया 18,000 रुपए तय किया गया है। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक घरेलू एयरलाइंस यात्रियों से इस लिमिट से ज्यादा किराया नहीं ले सकती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को तनाव बढ़ गया जब सस्पेंड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद का शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम 6 दिसंबर 1992 को हुई बाबरी मस्जिद गिरावट की बरसी पर हुआ। इसीलिए प्रशासन ने पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा था। कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर में कुरान पाठ और इसके बाद नींव रखने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हुमायूं कबीर ने सऊदी अरब के 2 मौलवियों सहित हजारों लोगों के शामिल होने का दावा किया। इलाके में RAF, जिला पुलिस और केंद्रीय बल तैनात रहे। आयोजकों ने 3000 वॉलंटियर लगाए और करीब 60,000 लोगों के लिए बिरयानी की व्यवस्था की गई, जिसका कुल बजट 70 लाख रुपए से अधिक बताया गया। यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट तक पहुंचा था, जिसने कार्यक्रम रोकने से इनकार किया और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी चुनाव से पहले मुसलमानों को भड़काकर राजनीति करना चाहती है, जबकि टीएमसी ने दावा किया कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वहीं कबीर कहते हैं कि प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रहा है और कार्यक्रम में रुकावट डालने की साजिशें हो रही थीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, जिसे राज्य में चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि बंगाल की 37% मुस्लिम आबादी इस मस्जिद को हर हाल में बनवाएगी और कोई एक ईंट भी नहीं हटा पाएगा। पश्चिम बंगाल में चंद महीने बाद चुनाव हैं और ध्रुवीकरण के नजरिए से इसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस विधायक को पहले ही गद्दार घोषित कर चुकी हैं। वहीं इस मौके पर हुमायूं कबीर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा। कोई मंदिर बना सकता है, कोई चर्च बना सकता है, तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बाबरी मस्जिद हिंदू लोगों ने गिराई थी। हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला हुआ। अब सागर दिघी में कोई राम मंदिर की नींव रख रहा है, लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाजत देता है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह है उसे कोई रोक नहीं सकता। कबीर ने कहा कि बंगाल में 4 करोड़ मुस्लिम हैं, क्या उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का हक नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी मुझे धमकी दी है, हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आकर दिखाएं। मस्जिद परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें मस्जिद के साथ ही अस्पताल, गेस्ट हाउस और मीटिंग हॉल भी बनाया जाएगा। हुमायूं कबीर ने 3 बार दोहराया कि मुसलमानों का वादा है बाबरी मस्जिद बनेगी, बनेगी और बनेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान के लिए पूरे राज्य में घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। इन लोगों को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी की जा रही है। इसकी पुष्टि झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरी, आगरा के डीसीपी सैयद अली अब्बास और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। 22 नवंबर को जारी सरकारी आदेश के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। झांसी रेंज आईजी आकाश कुलहरी ने कहा कि आदेश के मुताबिक झांसी में भी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ललितपुर, झांसी और जालौन में रह रहे अवैध प्रवासी यहां रखे जाएंगे जब तक उन्हें उनके देश वापस नहीं भेज दिया जाता। आगरा में डीसीपी सैयद अली अब्बास ने खुलासा किया कि नगर निगम में ही करीब 3000 अवैध प्रवासी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय इंटेलिजेंस
यूनिट की टीमों के साथ घर घर जाकर जांच की जा रही है। इनके अपराध रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। कई प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियों में भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते स्मॉग और वायु प्रदूषण को पुरानी और लगातार बनी रहने वाली समस्या बताया है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती और न ही इसके लिए कोई निश्चित टाइमलाइन दी जा सकती है। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में लॉकडाउन लगाकर समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। बढ़ती आबादी और गाड़ियों की तेजी से बढ़ती संख्या को उन्होंने प्रदूषण के बड़े कारण बताया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 10 महीनों में वह काम तेजी से किया है जो पिछली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारें सालों में नहीं कर पाईं। रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने खुले में लकड़ी जलाने पर रोक, हीटर वितरण और स्प्रिंकलर जैसी राहतकारी कार्रवाई की है। उन्होंने AQI स्टेशनों के पास पानी छिड़कने और छठ पूजा के लिए नकली तालाब बनाने वाली खबरों को गलत बताया। यमुना सफाई पर सीएम ने कहा कि यह एक बड़े स्तर का प्रोजेक्ट है और इसे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह एक दिन का काम नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.